Study Plexity JPSC and BPSC. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लेक्सिटी जेपीएससी बीपीएससी। मेरा नाम है आयुषा और मैं हूं आपकी हिस्ट्री फैकल्टी। हम डिस्कस कर रहे थे अपनी क्लास मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो हमने अभी तक जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें हम देखते गए हैं कि क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं आपके प्रीलिम्स के लिए। प्लस हमने उसमें ये भी डिस्कस किया है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं किस टॉपिक से। अब आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आप देखोगे ये आपका फुल फ्लेज्ड 2 मार्क्स जो है आपके इसी टॉपिक से आने वाला है, क्योंकि रिपीटेडली हर बार जब भी एग्जाम हुआ है आप एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर देख रहे हो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। ये टॉपिक है अबाउट लेजिस्लेटिव एक्ट्स इन ब्रिटिश इंडिया। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल कर रही थी और वो रूल जब जाती है किसके हाथों में, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में। तो ये जो पूरा सफर है इस बीच में आप देखोगे कि काफी एक्ट्स आते हैं, और ये जो एक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, रेगुलेट करने के लिए, चेक रखने के लिए, किस पे, कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे। तो ये और एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इंडिया के ऊपर ये सारे एक्ट्स जो है वो लाए जाते हैं इस ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब इस एक्ट से देखो आपको एक क्वेश्चन तो आता ही है, दैट मीन्स 2 मार्क्स यहाँ से भी आपके डेफिनेटली आप स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्ट्स से। अगर क्वेश्चन की बात करें तो सी, ये आपका एक क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कलकत्ता वाज फाउंडेड बाय। अब देखो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप एक्ट्स को बस एक बार अच्छे से गो थ्रू भी करते हो तो जो जब भी आप देखोगे कि पैटर्न क्या है क्वेश्चंस का, बहुत बेसिक है, कि बहुत बेसिक जो प्रोविजंस है उससे ही आपको क्वेश्चन उठाकर दिया गया है। दैट मीन्स यहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में पूछ रहा है तो वो किस एक्ट में है, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपका एक। इसके साथ आप नेक्स्ट देखोगे, आपके पास एक क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ ओडिशा बिकेम ए सेपरेट स्टेट फ्रॉम बंगाल बाय विच एक्ट। मतलब जो स्टेट है ओडिशा का वो बंगाल से सेपरेट हुआ है किस एक्ट के थ्रू। अब ये भी देखो बहुत ही, अगर आप देखा जाए, अगर आपको एटलीस्ट थोड़ा भी आइडिया है तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, ये क्वेश्चन जनरली उन्हीं एक्ट्स के आसपास से आ रहे हैं और बहुत बेसिक प्रोविजन वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया, और इसमें भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो दैट मीन्स आप क्वेश्चन की पैटर्न को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन इजी नेचर का है, कहाँ से, एक्ट वाले सेगमेंट से। तो अगर आप एक्ट वाले सेगमेंट को अच्छे से पढ़ के अच्छे से रिवाइज करके रखते हो तो दैट मीन्स ये आपके लिए एक स्कोरिंग क्वेश्चन साबित हो सकता है। फाइन, तो आज हम इन्हीं एक्ट्स के बारे में देखेंगे, उसके जो इम्पोर्टेंट की फीचर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। अब आप ये एक्ट्स जो है ये आप अपने पॉलिटी के सब्जेक्ट में भी पढ़ते हो, बट यहाँ पे आप देखोगे कुछ आपको चेंजेस दिखेंगे हिस्ट्री के एस्पेक्ट में और पॉलिटी के एस्पेक्ट में। देखो एक्ट तो दोनों में ही पढ़ना है, बट यहाँ पे क्या है, आपको जो वहाँ उस एक्ट्स के की प्रोविजंस है उन सब के बारे में देखना है। पॉलिटी में जब आप बात करते हो तो वहां हम स्पेसिफिक हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेके या फिर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इन सब बॉडीज को लेकर। तो वहां का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता है हिस्ट्री से। फाइन, तो आप दोनों ही सब्जेक्ट में जो है ये एक्ट्स पढ़ोगे, अच्छा है आपके लिए भी, एक सॉलिड रिवीजन हो जाएगा आपके एक्ट्स का, क्योंकि एक क्वेश्चन आप यहाँ से बिल्कुल बना सकते हो। स्टार्टिंग विथ लेजिस्लेटिव एक्ट। तो लेजिस्लेटिव एक्ट में आप देखोगे तो सबसे पहला जो एक्ट है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब क्यों आया ये एक्ट, ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही है कि एक्ट आया क्यों। ये एक्ट जो है आपका दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट, ये क्या था, रेगुलेट करने के लिए था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ इंडिया में थी और इंडिया में वो क्या एज ए कमर्शियल कंपनी गई थी ट्रेड एंड कॉमर्स करने के लिए। अब धीरे धीरे वो क्या कर रही थी, अपने आप को स्टैब्लिश कर रही थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट इसीलिए बनाया ताकि वो देख सके कि सही से रेगुलेट हो रहा है कि नहीं। तो ये जो रेगुलेशन था इसी के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया है। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की प्रोविजंस क्या क्या है। सबसे पहला है गवर्नर जनरल स्टैब्लिश्ड। अब क्या हो गया कि यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, हेडक्वार्टर कह लो, कैपिटल कह लो, क्या बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना,
बंगाल को बनाया। अब वहां पे क्या चाहिए था, एक हेड चाहिए था जो कि सारी चीजों को देख सके, रेगुलेट कर सके, जिसके हाथ में पावर्स होने चाहिए। तो उसके लिए एक पोस्ट बनाई गई, किसकी, गवर्नर जनरल की। तो गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाई गई और वॉरेन हेस्टिंग जो थे ये आपके सबसे पहले जो है अपॉइंटी बने। ठीक है, तो ये था आपका गवर्नर जनरल का पोस्ट। सेकंड प्रोविजन की बात करें तो इसमें काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ। मान लो अब गवर्नर जनरल हेड बन चुके हैं, अब उस हेड के लिए एक काउंसिल भी होना चाहिए जो उनको एड एंड एडवाइस कर सके टू टेक फर्दर डिसीजंस। तो यहाँ पे एक 4 मेंबर्स की गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई गई जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है करने में हेल्प करे। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का क्रिएशन। तो यहीं पे आप देखोगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जो है क्रिएशन होता है या सेटअप होता है 1774 में। इसी के फर्स्ट जो आपके चीफ जस्टिस होते हैं उनका नाम होता है एलिजा इम्पे। ठीक है, आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आप ले लो। ठीक है, जो चीफ जस्टिस है वो हैं आपके एलिजा इम्पे। और इसके बाद ही आप देखोगे क्या, तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल कि ब्रिटिश जो है फर्स्ट डायरेक्ट अटेम्प्ट लेगी किस चीज का, रेगुलेट करने का, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा, इंडिया में उसका जो रूल हो रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो क्या कर रही है, डायरेक्ट अटेम्प्ट ले रही है। तो ये इसके 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट की प्रोविजंस है जो आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए वो यही है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। मैंने आपको ये भी बताया कि क्यों इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था। अब ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये क्या है, ठीक है, ये जो एक्ट है ये एक नया कॉन्सेप्ट लेके आती है। ठीक है, दैट इज ऑफ डबल गवर्नमेंट। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है डुअल गवर्नमेंट और डबल गवर्नमेंट में। डुअल गवर्नमेंट हमने कहाँ देखा था, अपने पिछले क्लासेस में देखा था। कब, कि निजामत जो है किसके अंडर, निजाम्स के अंदर, बंगाल में चल रहा था ना डुअल गवर्नमेंट। बैटल ऑफ बक्सर के बाद जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है तो वहां पे क्या होता है कि डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाती है, कहाँ, बंगाल में, कि जो निजामत है वो निजाम्स के अंडर और जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसके राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। बट वो अलग था, ये अलग है, यहाँ आपको डबल गवर्नमेंट कह रहा है। अभी तक क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एक कमर्शियल बॉडी थी, बट धीरे धीरे आप क्या देख रहे हो कि वो स्टैब्लिशमेंट स्टार्ट कर दे रही है। अगर 1784 की बात करो तो इसमें हमने क्या देखा था कि बहुत सारे बैटल्स हो रहे थे जो लोकल रीजनल पावर्स थे उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो अब यहाँ पे एक नया फॉर्मेट आएगा डबल गवर्नमेंट का। इसमें क्या होगा कि ये इंट्रोड्यूस करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू ओवरसी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। पहले क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे। अभी भी आप देखो कंपनी कोई होती है तो कंपनी में क्या होते हैं, बोर्ड मेंबर्स, वो क्या होते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ही बोर्ड मेंबर्स कहते हैं, जिनका जिनका स्टेक होता है उस कंपनी में। वैसे ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें जिनका जिनका भी स्टेक था वो क्या थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। अब इसी में एक नया इंट्रोड्यूस किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ठीक है, एक नई बोर्ड बनाई गई दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और उसको क्यों बनाया गया, टू ओवरसी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब इनको देखो, इन दोनों के ना अलग अलग जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जो आपकी बीओसी थी ये 6 मेंबर की बॉडी थी जिनका क्या होता था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस पे ध्यान देती थी। और जो आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ये क्या थी, प्योरली कॉमर्शियल बॉडी थी। तो इनका काम होता था सिर्फ क्या, कॉमर्स और रिलेटेड फंक्शंस पे फोकस करना। तो अब एक ग्रेट डिवीजन हो गया था कि ठीक है अब क्या होगा, रिवेन्यू भी जनरेट होगा और एडमिनिस्ट्रेशन पे भी फोकस करने के लिए आपके पास क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है।
तो मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी है, कोड ऑफ डायरेक्टर्स भी है। तो यही डुअल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है जो कि किससे, पिट्स इंडिया एक्ट से आया था 1784 में। इसके बाद ही डुअल कंट्रोल भी आपको देखने को मिलता है। क्या? तो क्राउन गेन्ड कंप्लीट पॉलिटिकल कंट्रोल, विलिस्ट कंपनी रिटेन कमर्शियल फंक्शन। अब क्या हो गया कि जो ब्रिटिश का क्राउन था वहां के मेंबर्स क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल में है, और जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी वहां के जो मेंबर्स है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। तो अब क्या एक डुअल कंट्रोल भी दिख रहा है आपको। फाइन। इसके साथ ही आप देखोगे कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में देखा था कि 4 मेंबर्स की थी, अब इसको क्या कर दिया गया है, 3 मेंबर्स का कर दिया गया है। एंड व्हाई सो, क्यों किया गया है? एक मतलब अगर आप सोचो कि क्यों किया गया होगा 4 से 3 मेंबर्स का, तो सी देखो, अगर 4 मेंबर्स की बात होती थी तो हो सकता था ऐसा कि 2 एक पक्ष में बोले, 2 अलग पक्ष में बोले, तो वहां पे हमेशा क्या होता था कि एक यू कैन से कि कंसेंसस नहीं हो पा रहा होगा, शायद से ऐसा होता हो। तो इसीलिए 4 मेंबर से 3 मेंबर कर दिया गया कि अब क्या है कि कोई 2 ही एक पक्ष में होंगे और कोई अकेला एक पक्ष में होगा। तो जो मेजॉरिटी वाले पक्ष में होगा उसी की बात जो है मानी जाएगी। तो इसलिए ही हो सकता है दैट गवर्नर जनरल के काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनको 4 से 3 कर दिया गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे क्या आ जाते हैं, चार्टर एक्ट्स आ जाते हैं। अब क्यों चार्टर एक्ट्स आ रहे हैं? अभी से पहले तक तो हम क्या देख रहे थे कि रेगुलेटिंग एक्ट थे। अब आपको क्या दिख रहा है? अब आपको चार्टर एक्ट दिख रहा है। क्यों दिख रहा है चार्टर एक्ट? क्या मतलब क्यों नाम पड़ा होगा इसका चार्टर एक्ट? तो सी, जो 1600 की बात हुई थी कि 1600 में क्वीन एलिजाबेथ तो हमने क्या देखा था कि 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर इशू किया था, जिसके अकॉर्डिंग एक कंपनी बना के आप ईस्ट की तरफ ट्रेड करने जाओ। अब देखो वो क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी वो एक चार्टर के थ्रू बनी थी, और वो क्या थी, प्योरली कमर्शियल ट्रेडिंग बॉडी थी। बट धीरे धीरे हमने क्या देखा था कि अब ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने लगी थी, टेरिटरी बनाने लगी थी, अपना पावर जो है एक्यूमुलेट करने लगी थी, एक्सपैंड करने लगी थी उन टेरिटरी को। तो इसीलिए वो जो चार्टर था उसमें क्या अब चेंज की जरूरत हो गई थी। अब वो चार्टर के अकॉर्डिंग ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी सिर्फ एक कमर्शियल बॉडी नहीं थी, सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, क्योंकि अब क्या है, पोजेशन भी हो चुका है उनका, टेरिटोरियल पोजेशन। इसीलिए उसी चार्टर में चेंज करने के लिए है जो ये एक्ट्स लाए गए थे, इसीलिए इनको कहते हैं चार्टर एक्ट्स। अब कुछ चार्टर एक्ट्स हैं आपके, जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833 और 1853। तो ये कुछ चार्टर एक्ट है आपको। अब सबसे पहले अगर हम बात करें चार्टर एक्ट 1793 की, तो ये क्या किया, इसने 20 ईयर का रिन्यू करवा दिया, किसको, कंपनी को, कि अब आप 20 साल तक और जो है ट्रेड करो, क्योंकि एक टाइम पीरियड तक के लिए ही जो है उसको परमिशन दी गई थी। अब इस चार्टर एक्ट से क्या हुआ, 20 साल का और परमिशन दे दिया गया। तो अब 20 साल के बाद आप देखोगे क्या, 20 साल के बाद फिर एक चार्टर चाहिए होगा, कब आता है, चार्टर एक्ट 1813। तो 20 साल का रिन्यूअल दिया गया। इसी के साथ बोला गया कि EIC टू कंटिन्यू with its territorial possession in India। कि अब देखा जा रहा है कि हाँ टेरिटरी एक्वायर कर रहा है EIC, तो उसको बोला गया कि ठीक है आप कंटिन्यू करो अपने टेरिटोरियल पोजेशन के साथ। इसी के साथ आप देखोगे यहाँ पे एक चीज स्टार्ट होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल लॉ, जो कि हर किसी के लिए था। तो ये जो सिविल लॉ का कॉन्सेप्ट है ये भी कहां से स्टार्ट हो रहा है, आपके चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से। अब यहाँ पे आप देखोगे हर 20-20 साल पे आपको क्या दिखेगा, रिन्यूअल दिखेगा, और इसी रिन्यूअल के लिए क्या है, एक एक एक्ट आते जाएंगे। जैसे 1793 में एक एक्ट आ गया,
उसमें बोला गया दैट 20 साल का रिन्यूअल होगा। रिन्यूअल के लिए फिर 1813 आ गया। अब 1813 के बाद फिर 20 साल में 1833 आ गया, देन फिर 20 साल में 1853 आ गया। ऐसे 20-20 साल का रिन्यूअल के लिए ये सारे जो है एक्ट्स आ रहे थे। बात करते हैं अगर हम चार्टर एक्ट 1813 की, तो अब देखो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप क्वेश्चन के पैटर्न्स को देखो तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिट्स इंडिया एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखोगे आप चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड 1833, ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है। देन इसके आगे बढ़ोगे तो आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, एंड उसके बाद मॉडले मिंटो रिफॉर्म, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, ये सारे जो आपके हैं ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जिससे ही आपके क्या की प्रोविजंस जो हैं इनके वही पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। अगर बात करें 1813 के चार्टर एक्ट की, तो यहाँ पे सबसे जो मेजर प्रोविजन है वो क्या है कि कंपनी की जो है ट्रेड मोनोपोली उसको खत्म कर दी गई, बट नॉट इन एवरीथिंग, नॉट विथ एवरीवेयर। एक एक्सेप्शन दिया गया, मतलब 2 एक्सेप्शन दिए गए कि जो चाय में जो ट्रेडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, और इसी के साथ जो चाइना के साथ ट्रेड है वो भी सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इसके अलावा जो भी ट्रेडिंग होती है वो उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया कि हाँ बाकी लोग भी कंपनी बनाकर कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं ट्रेडिंग, बट एक्सेप्ट टी एंड एक्सेप्ट चाइना। इसके बाद देखोगे आप इसमें 20 साल और का रिन्यूअल मिल गया, और यहीं पे क्या हो गया, क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउ की गई। क्यों? क्योंकि अब ब्रिटिशर्स को नीड किस चीज की हुई, इंग्लिश एजुकेशन की, ठीक है, तो इसीलिए क्रिश्चियन मिशनरीज आने स्टार्ट हुए, और 1 लाख पर ईयर जो है स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन जो है अलॉट किया गया, मतलब 1 लाख रुपए जो है वो हर साल एजुकेशन पे खर्च करने के लिए अलॉट किए गए। इसी के साथ आप देखोगे कि ब्रिटिश का सॉवरेनिटी हो गया इंडिया पे बाय 1813, एंड देन फर्स्ट ओपनिंग ऑफ इंडिया टू मिशनरीज। तो ये आपके कुछ जो है देखोगे क्या की प्रोविजंस है, याद रखने हैं आपको कि 1813 की बात हो रही है अगर, तो मोनोपोली खत्म की जाएगी, लेकिन चाइना और टी के एक्सेप्शन में इन दोनों को छोड़ के बाकी जगह मोनोपोली खत्म होगी। और क्या होगी, तो यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज लाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब नीड हो रही है कि भाई हमें हमारे जैसे बोलने वाले एलीट क्लास वाले लोग चाहिए, तो वो हम कहाँ से लाएंगे? तो अब हर बार तो आप पॉपुलेशन को नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हो ना, तो अब क्या है कि इसी पॉपुलेशन को थोड़ा एलीट करते जाएंगे, तो क्रिश्चियन मशीनरीज अलाउ की जाएंगी, और इसी के साथ 1 लाख रुपए जो है वो अलॉट किया जाएगा किसके लिए, एजुकेशन के लिए। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है 13 के चार्टर एक्ट में। अब 1833 के 13 के बाद देखो 20 साल क्या होता है 33, तो जो 1833 है वो आपको इसी का एक्सटेंशन दिखेगा, मतलब इसी में मोर प्रिसाइज्ड, मोर डेवलप्ड जो एक्ट्स है वो दिखेंगे आपको। अब चार्टर एक्ट 1833, इसमें क्या हो गया, पहले हमने क्या देखा था, मोनोपोली एंड हो रही थी, लेकिन एक्सेप्शन था टी का और चाइना का, बट यहाँ पे आप देखोगे कि फुल मोनोपोली एंड हो गई है, मतलब अब जो 2 एक्सेप्शन थे उनको भी हटा दिया गया और मोनोपोली को बिल्कुल एंड कर दिया गया 1833 में। अब जो है कंपनी क्या हो गई, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई, अब वो कमर्शियल बॉडी नहीं रही, क्योंकि अब मोनोपोली भी नहीं रही उनकी, ठीक है, एंडेड मोनोपोली, और यहाँ कोई एक्सेप्शन भी नहीं रहा। इसके साथ आप देखोगे कि इसने अपने सारी जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी उसको भी बंद कर दी। अब यहाँ पे एक चेंज आएगा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनका पोस्ट जो है चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा उनको, ठीक है, और यहीं पे क्या होगा आप देखोगे कि जो गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास और गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे है वो इनके सबऑर्डिनेशन में हो जाएंगे, मतलब ये एक अब हेड हो जाएंगे। तो जो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो है आपके विलियम बेंटिक। इसके बाद आप देख रहे हो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाएगी, यहीं पे एक लॉ कमीशन स्टैब्लिश की जाएगी जिसको हेड करेंगे कौन, मकौले, टीबी मकौले, इनका नाम है लॉर्ड टीबी मकौले, जो कि इनको हेड करेंगे। यहीं पे फिर एक और बात बोली जाएगी, देखो आप ये मकौले जो है ये काफी
यू कैन से कि फॉर विजन इंसान है, काफी इंटेलेक्चुअल इंसान होते हैं, इन्हीं के अटेम्प्ट से आप देखोगे बहुत सारे जो है रिफॉर्म्स आएंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भी अटेम्प्ट किया जाएगा किस चीज के लिए, ओपन कंपटीशन के लिए, सिविल सर्विसेज के एग्जाम के, लेकिन वो फेल हो जाएगा, यहाँ पे वो जो है हो नहीं पाएगा। तो अब क्या है, अब यहाँ पे भी क्या है, 20 साल की एक्सटेंशन दी गई है। तो 20 साल के एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो कब आ जाएगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करोगे तो क्या होगा, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन है क्या, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे आप देखोगे कि पहली बार आपको दिखेगा सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव फंक्शंस एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। तो यहाँ के लिए ये एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसी के साथ जो पिछले एक्ट में नहीं कर पाए थे, जो 20 साल पहले नहीं हो पाया था, वो क्या अब 20 साल बाद होगा। यहाँ पे आप क्या देखोगे, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज देखोगे। यहीं पे क्या एक मैकॉले कमेटी बनाई जाती है इसके लिए, वही टीबी मैकॉले के अंदर जो कि हेड थे लॉ कमीशन के, तो उनके अंदर ही एक कमेटी बनाई जाती है, मैकॉले कमेटी, जो कि क्या बोलती है कि ओपन कंपटीशन होना चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए। इसी के साथ इंडियंस नॉमिनेटेड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, 3 इंडियंस हैं जो आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किए जाते हैं, क्योंकि अब क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग हो चुकी है। तो आपकी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स अलग हो चुकी है। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें क्या है, लॉ मेंबर है, आपके गवर्नर जनरल है। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अब इसमें क्या इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, लोकल रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, भले ही नॉमिनेशन है बट स्टिल इंडियंस जो है अब पार्ट होने लगे हैं कहाँ पे, लेजिस्लेचर का। अब यहाँ पे क्या बोला गया, हर बार क्या हो रहा था कि 20-20 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा था, तो इसके लिए क्या किया जा रहा था, बार बार चार्टर एक्ट्स लाए जा रहे थे। तो यहाँ पे फाइनली क्या किया गया कि अब इसको कोई टेन्योर नहीं दिया गया, बस रिन्यू कर दिया गया, और रिन्यू कर दिया गया बस ऐसे ही कि चलो देखा जाएगा, जब तक होगा तब तक, कोई फिक्स टाइम नहीं है यहाँ पे। अब ये प्रिकर्सर टू मॉडर्न पार्लियामेंट है, लाइक सिस्टम, तो वैसा ही कुछ है। तो ये था अबाउट 1853। अब इसके बाद देखोगे क्या होता है, ये जो टाइम है 1853 का, यहाँ से धीरे धीरे जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिवली देखो तो बातें जो है थोड़ी बिगड़ने लगती है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत रिफॉर्म्स आते हैं इस पीरियड में। आप देखोगे क्या, डलहौजी जो है इस पीरियड में आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दिखेंगे, और डलहौजी के टाइम में आप देखोगे कि बहुत रिफॉर्म्स आते हैं, इनफैक्ट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स होते हैं। उसके बाद आप टेलीग्राम, रेलवेज, बहुत सारे रिफॉर्म्स आ रहे होते थे, लेकिन ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था। इसके साथ ही एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी जुड़ा हुआ था, दैट क्या, एक्सपेंशन पॉलिसीज का। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था, डलहौजी ने। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि लैब्स हो जा रहे थे, जो स्टेट्स है, इंडियन स्टेट, किसके अंडर, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंडर। तो इसके कारण क्या हो रहा था, बहुत डिसकंटेंट फैल रहा था, ठीक है। और इसी बीच में आप देखोगे क्या, एक रिवोल्ट आपको उमड़ता हुआ दिखेगा, रिवोल्ट ऑफ 1857। और ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा, ये क्या है, कोर्स ही चेंज कर देगा इन एक्ट्स का। और यही रिवोल्ट ऑफ 1857 कारण बनेगा किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होने का, और ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल जो है स्टैब्लिश होने का इंडिया में। 1857 में ही आप देखोगे क्या होगा कि जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी जो ये एक्ट्स हम अभी तक देख रहे थे, वो किसके लिए बनाई जा रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। लेकिन 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया जाएगा इंडिया से, उसको निकाल दिया जाएगा, और पूरा जो कंट्रोल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, वो किसके हाथों में चला जाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में। तो यहीं पे आप देखोगे क्या, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया रूल से ब्रिटिश पार्लियामेंट्री रूल पे जो है इंडिया शिफ्ट हो जाएगा। फाइन, तो यही एक टर्निंग पॉइंट होगा आपका रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसके बाद जैसे ही 1857 का रिवोल्ट होगा,
तो आपको दिखेगा एक एक्ट आता हुआ, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब व्हाई दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हम हर बार यही देख रहे हैं कि क्यों चार्टर एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट बोल रहे थे, तो क्यों हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं 1858 एक्ट को? क्योंकि यहाँ आप देखोगे कि अब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया है। अब जो रूल है वो किसकी है? ब्रिटिश पार्लियामेंट की है, ब्रिटिश रूल है। तो ब्रिटिश रूल क्या है? ब्रिटिश इंडिया में जो है अब क्या अपना गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है, ब्रिटिश का गवर्नेंस चल रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसने क्या किया? कंपनी के रूल को एंड कर दिया। सबसे पहले क्राउन जो है कंट्रोल ले लेता है, कंपनी का रूल खत्म करके अब जो क्राउन है ब्रिटिश का वो है पावर में आ गया है। उसके बाद ही आप देखोगे क्या, तो यहाँ पे एक नई पोस्ट आई एसओएस की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको भी चेंज करके क्या अब वाइसरॉय बोल दिया गया, ठीक है। जो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, अब ये पोस्ट हटा दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की और वहां पे अपॉइंट किया गया किनको? वाइसरॉय को। और इसी वाइसरॉय को हेड करने के लिए कौन होते थे? एसओएस होते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे, जो कि कहाँ पोजीशन होते थे? ये होते थे लंदन में, ठीक है। और इनकी एक काउंसिल होती थी 15 मेंबर की, जो इनको असिस्ट करती थी। और यही जो भी डिसीजन लेते थे वही वाइसरॉय जो है वो फॉलो करता था, या वाइसरॉय को कुछ एडवाइस लेना होता था तो पहले वो काउंसिल ऑफ मेंबर जो है 15 मेंबर की उसके पास जाएगी, फिर एसओएस के पास जाएगी। तो वाइस वर्सा ये जो है आपका चल रहा था हायरार्की, कि पहले एसओएस है, फिर एक काउंसिल है 15 मेंबर की, देन उसके नीचे वाइसरॉय है जो कि इंडिया में है, एसओएस लंदन में है। तो गवर्नर जनरल बिकम वाइसरॉय, अब सिंबलाइजिंग क्राउन्स डायरेक्ट रूल एंड रिप्रेजेंटिंग क्वीन विक्टोरिया। इसके बाद इंस्टीट्यूशंस जो है अबॉलिश कर दिए गए। कौन से इंस्टीट्यूशन? जो पिट्स इंडिया एक्ट से बनाए गए थे। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था आपको उसको भी अबॉलिश कर दिया गया, जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स था उसको भी अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। तो ये थी आपकी अबाउट 1858 की एक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम काउंसिल्स एक्ट की तरफ। अगर बात करें काउंसिल एक्ट की, तो अब क्या है, अब हमने क्या देखा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बन चुका है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बन चुका है। तो अब उसमें कुछ भी रिफॉर्म करना है या कुछ भी चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उस काउंसिल में चेंज चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है इंडियन काउंसिल्स एक्ट। अब बहुत सारे काउंसिल्स एक्ट हैं, जैसे 1861 का काउंसिल एक्ट, 1892 का एंड 1909 का। सबसे पहले अगर बात करें 1861 के काउंसिल एक्ट की, तो यहाँ पे आप देखोगे क्या होता है, पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया जाता है। क्या है पोर्टफोलियो सिस्टम? अभी भी आप देखते हो जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ही पोर्टफोलियो होता है। तो ये जो पोर्टफोलियो की स्टार्ट है, पोर्टफोलियो सिस्टम का जो रिकॉग्निशन है वो हमें कहाँ दिखता है? 1861 में। इसके बाद ही आप देखोगे क्या, कि यहाँ पे वॉइसरॉय को पावर दिया गया ऑर्डिनेंसेस इशू करने का। आज के टाइम में ही में भी अगर बात करें अगर कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑर्डिनेंसेस इशू करने का अंडर आर्टिकल 123। और सिमिलरली गवर्नर के पास भी पावर है टू इशू ऑर्डिनेंसेस अंडर आर्टिकल 213। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंसेस का जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो, ये आपको कहाँ से दिखता है? 1861 के एक्ट से ही दिख रहा है, कि यहीं पे क्या वाइसरॉय को पावर दी गई कि ऑर्डिनेंसेस आप इशू कर सकते हो 6 महीने की वैलिडिटी के लिए। आज के टाइम में भी देखो तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ऑर्डिनेंसेस इशू करने की, जब काउंसिल जो है फंक्शनिंग नहीं हो तो वो भी 6 मंथ्स के लिए।
तो आर्टिकल 123 के अंदर प्रेसिडेंट इशू करता है ऑर्डिनेंस और आर्टिकल 213 के अंदर गवर्नर इशू करता है। ये चीज आपको यहीं से ली गई है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3 लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि होते हैं सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ बनारस एंड महाराजा ऑफ पटियाला। ये जो 3 लोग हैं ये कहाँ नॉमिनेट किए जाते हैं? ये नॉमिनेट किए जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। मतलब अब इंडियंस भी क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट है। इसी की तरह देखोगे आपके कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर भी जो है अपॉइंट किए जाते हैं। देन इसके बाद आ जाता है आपका काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब यहाँ पे क्या है, देखो 1861 की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी देखोगे, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ बजट। तो बजट की जो बात होती है वो भी कहां से स्टार्ट हो रही है, 1861 से ही हो रही है। तो ये अब पॉलिटी के एस्पेक्ट में देखो तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि ऑर्डिनेंस की बातें कहाँ हो रही है, 1861 में। बजट कहाँ इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, 1861 में। लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स नॉमिनेट कहाँ हो रहे हैं, 1861 में। तो 1861 अपने आप में ही आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम 1892 की, तो 61 में क्या हुआ, बजट का इंट्रोडक्शन हुआ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब फर्दर जो है आप डिस्कशन कर सकते हो बजट पे। मतलब बजट तो चलो बना दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया, लेकिन उस पे तब कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता था। लेकिन 1892 में रियलाइज किया गया कि सिर्फ बजट पेश करने से कुछ नहीं होगा, उस पे कुछ क्वेश्चन भी करने होंगे कि क्यों इतना मनी जो है इस एक सेक्टर को डेडिकेट किया जा रहा है या एक पोर्टफोलियो को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछने का और डिस्कशन करने का जो है आपका एस्पेक्ट जुड़ जाएगा। इसके साथ ही आप देखोगे कि टर्म इलेक्शन अवॉइडेड इन द एक्ट। यहाँ पे इलेक्शन का कोई जिक्र नहीं किया गया। अभी तक क्या था, नॉमिनेटेड मेंबर्स ही जो थे पार्ट हो रहे थे और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन करा गया जिससे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का सिलेक्शन होता था। प्लस इसी में जो एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनका भी नंबर बढ़ा दिया गया। अब जो है कैन आस्क क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट 6 डेज प्रायर नोटिस भी मिल गया कि मतलब अब जो है आप एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन भी कर सकते हो 6 दिन के नोटिस पे। तो ये सारी चीजें कहाँ आपको मिलती है, 1892 में। नेक्स्ट आता है आपका 1909 मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म। क्यों कहते हैं इसको मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म, क्योंकि अभी हमने क्या देखा था 1858 में कि एसओएस हेड है, उसके नीचे वाइसरॉय है। तो यहाँ एसओएस और वाइसरॉय मिलके जो है एक रिफॉर्म एक्ट ला रहे, इसीलिए नाम भी वैसे ही दिया गया। मॉर्ले कौन है आपके, एसओएस है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। मिंटो कौन है, वाइसरॉय है। और यही जो 1909 का एक्ट है इसी को कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अगर बात करें तो ये क्यों लाया गया था, तो जनरली आप देखो एक कोर्स चेंज हो जाएगा, 1900s में आ गए हम। तो यहाँ पे आपको इससे पहले 1885 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो चुका है। इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो गया। तो अब क्या है कि उसमें मेंबर्स भी तो होंगे, तो वो जो मेंबर्स है वो मॉडरेट्स होते थे, ठीक है, प्रेयर करते थे, पिटिशन करते थे, देन प्रोटेस्ट करते थे। उनका 3 पीस जो है, उनका जो प्रिंसिपल होता था वो उसी पे चलते थे। तो मॉडरेट्स को खुश करने के लिए ये रिफॉर्म लाया गया था। बोला गया कि हाँ हम गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज लाएंगे। तो अब सबसे पहले अभी तक क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स को अपॉइंट किया गया था नॉमिनेट करके। यहाँ पे आप देखोगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियन मेंबर आ जाएंगे और जो सबसे पहले होंगे वो है एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बनेंगे, इंडियन मेंबर। इसी के साथ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में दिखती है, दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू मुस्लिम। अब ये क्या होगा, डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी सुना है हमने ब्रिटिश का, उसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है कौन सा, सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स। कि अब क्या हो गया कि मुस्लिम्स जो हैं, जो जिस एरिया में अगर मुस्लिम का पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां से क्या मुस्लिम ही कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वहां जो उनको इलेक्ट करेंगे वो भी मुस्लिम्स ही होंगे। इसी के साथ देखो ये
मतलब रिलीजन का एक जो है एस्पेक्ट ऐड कर दिया गया था और इसी को और हवा दी गई किसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। यहाँ पे क्या हो गया कि सबसे पहले यहाँ बहुत सारे चेंज आए। सबसे पहला चेंज हम देखेंगे कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का स्कोप बढ़ गया। जो पहले सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ मुस्लिम्स को दी गई थी, अब वो सेपरेट इलेक्टोरेट एंग्लो इंडियंस को, क्रिश्चियंस को और सिख को भी दी गई। मतलब जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट है उसका दायरा बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही आप देखोगे कि डायरकी इंट्रोड्यूस करी गई। ठीक है, डायरकी में क्या हुआ, प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस करी गई। इसमें क्या होता था कि कुछ सब्जेक्ट्स को जो है अलग अलग लिस्ट में बांट देते थे। एक होता था रिजर्व लिस्ट, एक होता था आपका नॉर्मल जो लिस्ट होते हैं उसमें। तो उसी में जो भी सब्जेक्ट्स होते थे उसको बांट दिए जाते थे। तो ये प्रोविंसेस में स्टार्ट की गई डायरकी। इसी के साथ बजट क्या था, 1861 में बजट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद उस पर डिस्कशन करा गया। फिर 1919 में क्या बोला गया कि अब भाई अलग कर दो बजट को, प्रोविंशियल बजट अलग होगा और सेंट्रल बजट अलग होगा। तो यहाँ पे आपको सेपरेशन भी दिखता है बजट का। इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। सेम गोज विद दिस ऑल्सो। मॉन्टेग्यू कौन है, एसओएस है, चेम्सफोर्ड वाइसरॉय हैं। और यहीं पे आप देखोगे कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एट सेंटर रिप्लेस बाय बाइकैमरल स्ट्रक्चर, और यहीं से अपर हाउस और लोअर हाउस का सिस्टम स्टार्ट होता है, जो कि हम क्या अभी भी देखते हैं। इसके बाद ये रही बात डायरकी की, जो प्रोविंसेस में आई थी। तो इसमें क्या हुआ, रिजर्व सब्जेक्ट जो कि ब्रिटिश के अंडर रहेगा और ट्रांसफर सब्जेक्ट जो कि इंडियंस जो नॉमिनेट किए गए हैं वो देखेंगे। और इसी के बाद थोड़ा चेंज जो आता है वो है आपका फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज लाएगा 1935 का एक्ट। इसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आप देखोगे बहुत सारे जो इसके फीचर्स हैं, प्रोविजन है, अभी भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिखते हैं। इसी के बेसिस पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एक मोल्ड किया गया। सबसे पहले यहाँ पे प्रपोज किया गया फेडरल स्ट्रक्चर को, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फेडरल स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसी के साथ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई कि भाई अब जो प्रोविंसेस हैं उनको भी थोड़ी ऑटोनॉमी दो, थोड़ा पावर दो, कब तक वो सबऑर्डिनेशन में रहेंगे। देन है डायरकी को अबॉलिश कर दिया गया प्रोविंसेस में। 1919 के अकॉर्डिंग क्या डायरकी प्रोविंसेस में लाई गई थी बट वो फेल हो गई। तो यहाँ क्या किया कि इन्होंने डायरकी को प्रोविंसेस से हटा के डायरकी को सेंटर पे जो है इंट्रोड्यूस कर दिया। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डायरकी, देखो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है दैट डायरकी जो है कब इंट्रोड्यूस करी गई है। तो डायरकी प्रोविंस में इंट्रोड्यूस की गई है 1919 में और सेंटर में इंट्रोड्यूस करी गई है 1935 में। इसी के साथ आपको दिखेगा कि फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश होते हैं एंड आरबीआई भी क्या यहीं पे 1935 के अंडर ही, इसी एक्ट के अंडर बनती है। और यहीं पे आप देखोगे क्या फ्रेंचाइजी भी एक्सटेंड की जाएगी, मतलब जो राइट्स है वोटिंग का वो भी एक्सटेंड किया जाएगा। क्यों, तो सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए, एससीज, वुमेन्स एंड लेबर्स के लिए भी होगा। इसी के साथ लिस्ट में डिवाइडेड हो जाएंगे, फेडरल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड प्रोविंशियल लिस्ट। और जो रेसिडुअरी पावर है वो वाइसरॉय के अंडर हो जाएगा। बाइकैमरलिज्म आपको दिखेगा 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में। जो हमने क्या बाइकैमरलिज्म दिखा था लास्ट 1919 में, तो वही अब बाइकैमरलिज्म लागू हो जाएगा। 11 प्रोविंसेस है जिसमें से 6 में। स्टैब्लिश करेगा आरबीआई को, फेडरल कोर्ट को और पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके लिए आप आज पढ़ रहे हो। ठीक है, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो या यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो। तो इसका भी आपको जो रूट्स दिखता है वो कहाँ दिखता है, 1935 में। इसी के साथ हमारा एक्ट्स जो है हो चुका है। इसमें अब एक एक्ट आपका रह जाता है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। वो हम अपने क्लास में तब करेंगे जब हम आजादी के पास पहुंचेंगे। अभी के लिए ये आप रिवाइज कर लेना क्योंकि इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो इससे क्या होगा, आपका बैठे बिठाए ही 2 मार्क्स जो है आपको मिल जाएंगे। और बहुत ही इजी वे में आपको ये बताया गया है। जो की प्रोविजंस है उसको ही आपको याद रखना है क्योंकि उससे ही आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आप एक काम कर सकते हो, एक चार्ट बना सकते हो कि बस ईयर लिखो कि चलो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, उस पर 4 पॉइंट्स है, बस वो हो गए। पिट्स इंडिया एक्ट में 2 पॉइंट है। उसी के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ वैसे वैसे उत्तर एक पेज में आप ये नोट्स बनाकर इसको रिवाइज करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।